फिर अमर के फोन कट करने पर ही वह सामने बैठी औरत परेशानी भरी आवाज में बोली, बाबा किसका कॉल था और क्या बात हुई? अमर बोले, तुम्हारे लाडले का। फिर थोड़ा रुककर शादी के बारे में बताने के लिए कॉल किया था। वह औरत बोली, किसकी शादी के बारे में बाबा? अमर बोले, अपनी शादी के बारे में। अमर ने इतना ही कहा था। ये सुनकर वह औरत बीच में ही पहले तो थोड़ा हैरान हुई, फिर अचानक से मुस्कुराते हुए बोली, इसका मतलब मेरा बेटा शादी कर रहा है। मेरा ऋषभ शादी कर रहा है बाबा। ये कहते हुए वह काफी खुश लग रही थी। तभी अमर, अरे बहू पहले मेरी पूरी बात सुन तो लो। ये सुनकर वह औरत यानी ऋषभ की मॉम बड़े ध्यान से उनकी बात सुनने लगी। अमर बोले, वह शादी के लिए तो तैयार हो गया है, लेकिन शादी अगले 2 दिन में ही है। ये सुनकर ऋषभ की मॉम हैरान परेशान होते हुए, बाबा अब भला ये कौन सी शादी हुई? 2 दिन में हम सारी तैयारियां कैसे करेंगे? अमर बोले, अब उसके दिमाग में कब क्या चलता है ये तो वही जानता है। तभी एक 19 साल की लड़की गेट से अंदर आई, जिसने ब्लू जीन्स पर येलो टॉप पहना हुआ था और बालों का पोनी टेल बना रखा था। हाथ में एक कॉलेज बैग, जिसे देखकर लग रहा था कि वो अभी कॉलेज से आई है। उस लड़की ने आकर पहले अमर जी के पैर छुए, फिर बबीता जी, ऋषभ की मॉम के। फिर वह सोफे पर बैठते हुए बोली, मॉम, बाबा किसकी शादी की बात चल रही है? तभी बबीता जी बोली, तुम्हारे भाई की। इतना सुनते ही वह लड़की एक्साइटेड होते हुए बोली, वाओ, कौन है वह खुशनसीब जिसे मेरे भाई ने पसंद किया है? इस पर बबीता जी बोली, अरे कृतिका बेटा ये सब छोड़ो, अभी ये सोचो शादी की तैयारियां कैसे करनी है, क्योंकि शादी अगले 2 दिन में ही है और एंगेजमेंट कल सुबह। इस पर कृतिका बोली, व्हाट? ये कैसी शादी हुई जो भाई को 2 दिन में ही करनी है? अब क्या भाई को शादी की इतनी डेस्परेशन हो रही है? ये सुनकर बबीता जी और अमर दोनों के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। तभी पीछे से एक करीब 47-48 साल का एक आदमी अपने हाथ में पकड़े हुए फोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए, बबीता, तुमने ऋषभ का ये एमएसजी पढ़ा? तभी बबीता बीच में ही, हम यही के अगले 2 दिन में शादी है। इसे सुनकर वो आदमी, लेकिन ये क्या बात हुई? शादी है? कोई गेम या कोई मिशन तो नहीं जो अगले 2 दिन में ही पूरा करना है? बबीता जी, बस भी करिए अब आदित्य जी, उसके आने के बाद उसको लेक्चर दे देना शादी के बारे में। तभी कृतिका बीच में ही, अरे मॉम ठीक तो कह रहे हैं न डैड, मुझे तो सच में ये शादी कोई टारगेट नजर आ रही है। तभी बबीता जी बोली, अच्छा बस अब ये वर्त इन सारी बातों पर गौर करने का नहीं, बल्कि तैयारियां करने का है। इतना कहने के बाद बबीता जी सारे सर्वेंट्स को एक जगह जमा करके सबको कोई ना कोई काम दे देती है, क्योंकि वह कुंदरा पैलेस की मालकिन तो थी, बल्कि पूरे कुंदरा पैलेस हर चीज उन्हीं की परमिशन से होती थी, क्योंकि वह उस घर की इकलौती बहू थी। आरके इंडस्ट्रीज। ऋषभ इस वक्त आरके इंडस्ट्रीज के बेसमेंट में बनी एक खौफनाक जगह पर था। भले ही ये जगह उसकी कंपनी के बेसमेंट में थी, लेकिन साउंड प्रूफ थी और इस वजह से यहाँ की कोई भी आवाज बाहर नहीं आती थी। और इस जगह की ढांस बात ये थी कि कोई भी इसके अंदर अगर आ गया तो फिर वह अपनी मर्जी से इससे बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि इससे बाहर जाने का रास्ता सिर्फ कपिल और ऋषभ ही जानते थे। बहुत कम लोग, मतलब ऋषभ के कुछ ढांस एम्प्लॉई ही इस जगह के बारे में जानते थे, और ये जगह ऋषभ के पर्सनल केबिन से कनेक्टेड थी। ऋषभ बेसमेंट में एक किंग साइज कुर्सी पर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठा हुआ था और सिगरेट के कश ले रहा था। उसके सामने एक आदमी जमीन पर मुंह के बल गिरा हुआ था, उसको काफी चोटें भी आई हुई थी। तभी वही बराबर में खड़ा कपिल बोला, बॉस यही है वह आदमी जिसने अभिराज रायचंद को कुंदरा पैलेस के लैंडलाइन का नो दिया था।
उस आदमी की हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, बॉस, मैंने नहीं दिया, बल्कि वह अभिराज रायचंद खुद मेरे पास आए थे। मैंने मना भी किया था, पर फिर उनके बेटे अभिषेक ने मेरी फैमिली को किडनैप करके मुझे धमकी दी थी, तो वो इतने कहकर दर्द से चीखा, क्योंकि इतनी देर में ऋषभ ने अपनी जलती हुई सिगरेट उसकी गर्दन में धंसा दी। फिर उसने उसके बाल पकड़कर उसका फेस ऊपर उठाया और उससे बोला, इसका मतलब तेरे अंदर से ऋषभ कुंद्रा का खौफ खत्म हो गया हम। और जिसके अंदर से ऋषभ कुंद्रा का खौफ खत्म हो जाता है तो तुम जानते हो ना कपिल, उसके साथ क्या होना चाहिए। ये सुनकर कपिल टपक से बोला, बोस, उसे जीने का कोई हद नहीं है और उसे बदतर मौत देने चाहिए। ये सुनकर वह जमीन पर पड़ा आदमी लगातार न में सर हिलाने लगा। ये कहकर ऋषभ उस आदमी को छोड़कर खड़ा हो गया। वो आदमी भीख मांगते हुए, सर प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे बीवी बच्चे हैं। तभी ऋषभ बेफिक्री से बोला, ये सब तो तुम्हें ऋषभ कुंद्रा से पंगा लेते वक्त सोचना चाहिए था, लेकिन अब इस सब का कोई फायदा नहीं है। फिर उसने एसिड की एक बोतल ली और उस पर डाल दी। इसी के साथ उस आदमी की चीखें पूरे बेसमेंट में गूंज गई। फिर ऋषभ ने टिश्यू से अपने हाथ साफ किए और कपिल से बोला, क्लीन दिस शिट, और फिर वहां से चला गया। कुछ देर बाद ऋषभ ने अपने केबिन में पहुंचकर किसी को कॉल किया। फिर उधर से कॉल रिसीव होते ही ऋषभ ऑन कॉल ऑर्डर देते हुए बोला, कल के लिए किसी डिजाइनर को हायर करो। इतना कहकर ऋषभ ने कॉल कट कर दी। रात का वक्त, कुंद्रा पैलेस। इस वक्त सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। तभी कृतिका बोली, मॉम, कल की सारी तैयारी हो गई? बबीता जी बोली, हम सारी तैयारियां हो गई है डॉट, और तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है? तुमने कपड़े वगैरह डिसाइड कर लिए? इस पर कृतिका मुंह बनाते हुए बोली, नहीं। बबीता जी बोली, अच्छा उदास नहीं हो बेटा, चलो मेरे साथ में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। ये कहकर वो दोनों कृतिका के रूम की तरफ चली गई। वहीं आदित्य और अभिराज दोनों बैठे हुए बातें करते रहे। तभी अभिराज बोले, तुमने अनीता को कॉल कर लिया? आदित्य बोले, बाबा, आपको सच में लगता है कि ऋषभ ने अनीता को नहीं बताया होगा इस बारे में? अभिराज बोले, हाँ, क्या तो तुम ठीक रहे हो, क्योंकि ऋषभ उससे सबसे ज्यादा क्लोज है। इसी तरह वह लोग कुछ देर और भी बातें करते रहे और फिर अपने अपने रूम में चले गए, क्योंकि अगली सुबह एंगेजमेंट भी तो थी। ऋषभ का विला। ऋषभ इस वक्त बालकनी में खड़ा हुआ था और वह फोन पर बात कर रहा था। ऋषभ ऑन कॉल, कपिल काम हो गया? और प्रिपरेशन? दूसरी तरफ से कपिल बोला, यस बॉस, काम भी हो गया जैसा अपने ऑर्डर दिया था, और कल की सारी प्रिपरेशन भी हो गई है। इस पर ऋषभ ने बस हम कहकर कॉल कट कर दी और अनन्या के रूम की तरफ चला गया। अनन्या के रूम में पहुंचकर उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई, लेकिन अनन्या रूम में नहीं थी। ऋषभ एक गहरी सांस लेकर बालकनी में गया तो उसने देखा अनन्या वही झूले पर बैठकर एकटक चांद को देख रही थी। ऋषभ भी उसके बराबर में जाकर बैठ गया और उसने भी एक नजर चांद को देखकर अनन्या को देखा, और अनन्या को देखते ही उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, क्योंकि अनन्या की आंखें में उस वक्त आंसू थे और वह अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि आज से पहले कभी भी वह अपनी फैमिली से इतना दूर नहीं रही थी। ऋषभ अचानक से उठकर बोला, बी रेडी टुमारो फॉर आवर एंगेजमेंट। ये सुनकर अनन्या ने एकदम से सर घूमकर हैरानी से ऋषभ को देखा और बोली, व्हाट आर यू सेइंग? ये सुनके ऋषभ बोला, आई थिंक कि तुम्हारे कान ठीक है। अनन्या एकदम से बोली, तुमने मुझसे शादी करने के लिए मेरा किडनैप किया था। इस पर ऋषभ एविल स्माइल करते हुए बोला, सिर्फ शादी के लिए नहीं बल्कि और किसी चीज के लिए भी। अनन्या बोली, और किस चीज के लिए? इस पर ऋषभ एविल स्माइल करते हुए बोला,
बी पेशेंस, ये सब तुम शादी के बाद पता कर लेना। इस पर अनन्या चिढ़ते हुए और गुस्से में बोली, लेकिन मुझे तुमसे कोई शादी वादी नहीं करनी है। ये सुनकर ऋषभ ने अपनी पॉकेट से फोन निकलकर उसमें कुछ किया, फिर अनन्या के हाथ में रख दिया। अनन्या ने एक नजर ऋषभ को देखकर स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन की तरफ देखते ही अनन्या की आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी जिसमें एक लड़का कुर्सी पर रस्सी से बंधा हुआ था और उसके मुंह पर टैप लगा हुआ था और देखने से भी लग रहा था कि वह बेहोश था। वह हकलाते हुए बोली, कार्तिक, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषभ ने उसके हाथ से फोन लेकर वापस अपनी पॉकेट में रख लिया और स्मर्क करते हुए बोला, सो क्या तुम्हें अभी भी शादी नहीं करनी? इस पर अनन्या चुप थी और फिर वो अचानक से बोली, बड़े पापा उसे बचा लेंगे। इस पर ऋषभ हंसते हुए बोला, व्हाट अ जोक। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे बड़े पापा मीन्स अभिषेक रायचंद तुम्हारे भाई को मेरी कैद से आजाद करा लेंगे। सच है इनोसेंट यू आर। जब तुम्हारे बड़े पापा तुम्हें ही मेरी कैद से रिहा नहीं करा पाए तो तुम्हारा भाई? इम्पॉसिबल। ये सुनकर अनन्या बिल्कुल चुप हो गई थी, क्योंकि वह सही ही तो कह रहा था, क्योंकि ऋषभ की किसी भी चीज को उसकी परमिशन के बिना लेना तो दूर उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा सकता था। अनन्या फिर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। ये कहते हुए उसकी आंखों से बस आंसू बहतर रहे थे। ये सुनके ऋषभ अगेन एविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा बट एक कंडीशन पर। ये सुनकर अनन्या ने बिना सोचे एकदम से हाँ कर दी और बोली, बोलो क्या करना है, क्योंकि वह अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। भले ही वह उसका कजिन ब्रदर था, लेकिन खानदान में सबसे छोटा और अनन्या के सबसे ज्यादा क्लोज। इसलिए उसने बगैर अंजाम जाने के उसके साथ किया होगा और उसने किस कंडीशन पर हाँ की है। बस एकदम से हाँ कर दी। उसके इस तरह एकदम से हाँ कर देने पर ऋषभ के फेस पर स्माइल आ गई और वह बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझसे पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करनी है और शादी के हर फंक्शन को एक स्माइल के साथ अटेंड करना है। इस पर अनन्या ने बस सर हिला दिया और ऋषभ के अपने रूम में जाने के बाद अनन्या वही फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान जी से शिकायतें करने लगी। अनन्या शिकायत करते हुए, भगवान जी सारी प्रॉब्लम्स मेरी जिंदगी में ही क्यों डाल दी? मुझे एक इतनी बड़ी फैमिली में पैदा करने के बाद सारे ऐसा आराम के साथ उस चार दीवारी में अपनी ही फैमिली में ढैद करवा। मुझे खुलकर कुछ भी नहीं, जैसा बाकी सारी लड़कियों घूमने मिलता है। पढ़ाई के बहाने स्कूल तक घूमने मिलता था, वह भी 12 एथ तक। उसके बाद मेरी शादी फिक्स कर दी। मैंने आपसे प्रेयर भी की थी कि मुझे शादी नहीं करनी। तब आपने क्या किया? मुझे एक मुसीबत से निकल के दूसरी में डाल दिया। मेरा किडनैप कराकर भी आपका पेट नहीं भरा और अब मुझे एक नई मुसीबत में एरी दोबारा से शादी करा रहे हैं आप। क्यों क्यों? इतना कहकर वह और रोने लगी और रोते रोते वहीं पर ही उसकी आंख लग गई। अगली सुबह मुंबई, इंडिया। री शाप का विला। सुबह के करीब 6 बजे कोई अनन्या के ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है, जिससे अनन्या को ठंड का एहसास होते ही वह कसमसाते हुए उठकर बैठ जाती है और अपनी नींद भरी आंखों से सामने ऋषभ को देखती है। ऋषभ इस वक्त सिर्फ सैंडो और लोअर में था और वह काफी स्वेटिंग था, क्योंकि वह अभी जिम रूम से ही आया था। फिर एक नजर अनन्या ने कन्फ्यूजन से खुद को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बेड पर कैसे आई, क्योंकि पिछली रात तो वह बालकनी में ही सो गई थी। फ्लैशबैक। उस वक्त जब ऋषभ ने अनन्या की आंखों में आंसू देखे थे तो ऋषभ को अपने दिल में कुछ अलग ही दर्द फील हो रहा था, जिसे फील करते ही ऋषभ को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए वह इतनी रूडली अपनी बात मनवाकर उसे ऐसे ही रोते हुए छोड़ गया था।
थोड़ी देर बाद वह अपना गुस्सा ठंडा करके वापस अनन्या को चेक करने आया था, लेकिन तब तक अनन्या रोते रोते वही फ्लोर पर ही सो गई थी। ऋषभ ने एक नजर उसके चेहरे को देखा। चांदनी रात में उसका मासूम चेहरा बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन रोने की वजह से उसकी आंखें सूज, नाक और गाल लाल हो गए थे। ऋषभ उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाकर रूम में ले गया और बेड पर अच्छे से लेटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और लाइट्स ऑफ करके वहां से गया था। फ्लैश एंड प्रेजेंट टाइम। ऋषभ अपनी सख्त आवाज में बोला, गेट अप कॉज आवर एंगेजमेंट इज टुडे एट सुबह के 11 बजे। ऋषभ की सख्त आवाज सुनकर अनन्या अपने ख्यालात से बाहर आई और उसे पिछली रात ऋषभ का उसके साथ का बिहेवियर याद आ गया, जिससे एक बार फिर से उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। ऋषभ बोला, आई सेड यू समथिंग लास्ट नाइट। ये सुनकर अनन्या ऋषभ को कंफ्यूज होकर देखती है। उसे इस तरह देखते देख ऋषभ बोला, और शायद तुम भूल गई हो कि हमारे बीच एक डील फाइनल हुई थी और उसमें एक चीज ये भी थी कि तुम सारे फंक्शन एक प्यारी सी स्माइल करके अटेंड करोगी। अनन्या बिना कुछ कहे एक फेक स्माइल करके वॉशरूम चली गई। ऋषभ ने वॉशरूम के गेट को देखकर तिरछा मुस्कुराया और वह भी वहां से अपने रूम में फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद वॉशरूम का गेट खुला और अनन्या ने एक बार रूम में सब तरफ अपनी नजर दौड़ाई, क्योंकि वह जल्दी जल्दी में अपने कपड़े लेना भूल गई थी, इसलिए उसने ऋषभ को चेक किया। उसे ऋषभ कहीं भी नहीं दिखा। ये देखकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर वह वहां से सीधे क्लोजेट में चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों रेडी होकर एक साथ रूम से बाहर आए। रूम से निकलते ही दोनों की नजर एक दूसरे पर चली गई। अनन्या ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। तभी ऋषभ का फोन रिंग हुआ। ऋषभ ने चेक किया तो उस पर डैड नाम फ्लैश हो रहा था। ऋषभ कॉल पिक करके दूसरी तरफ की सुने बिना ही बोला, डैड वी आर जस्ट कमिंग। ये कहकर उसने कॉल कट कर दी और अनन्या का हाथ पकड़कर विला से निकल गया। फिर दोनों कार में बैठकर वहां से कुंद्रा पैलेस के लिए निकल गए। पूरे रास्ते दोनों ने आपस कोई भी नहीं की थी। कुछ देर बाद उनकी कार कुंद्रा पैलेस के बाहर आकर रुकी। एक गार्ड ने आकर गेट खोला और दोनों कार से बाहर आए। कार से निकलने बाद ऋषभ ने अनन्या का हाथ पकड़ लिया और उसके ऊपर हल्का सा झुककर बोला, एक बात याद रखना, किसी को भी मीन्स किसी को भी हमारी डील के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस विल नॉट गुड फॉर यू उप्स योर ब्रदर। ये कहकर वह सीधा खड़ा हो गया और फिर दोनों अंदर चले गए। अनन्या का मूड ठीक नहीं था, इसलिए वह बस चुपचाप चारों तरफ देखती हुई जा रही थी। आज कुंद्रा पैलेस बहुत खूबसूरत लग रहा था। वैसे तो वह हर रोज अच्छा लगता था, लेकिन आज खास बात ये थी कि उसको रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। अनन्या ने जब ये नोटिस किया तो वह थोड़ा हैरान थी, क्योंकि उसकी पहली शादी पर भी रायचंद भवन को बिल्कुल ऐसे ही फूलों से सजाया गया था, और ये इसलिए था क्योंकि अनन्या को पसंद थे। गेट पर पहुंचते ही ऋषभ की मॉम ने उन दोनों को रोक लिया और फिर एक साथ दोनों की आरती करके उन्हें अंदर बुलाया। उसके बाद ऋषभ ने अनन्या को अपनी फैमिली का इंट्रो कराया। ऋषभ ने एक बूढ़े आदमी की तरफ जाकर बोला, ये है अमर कुंद्रा, मेरे दादू, जिन्हें सब लोग बाबा बुलाते हैं। फिर उनके बराबर में खड़े एक आदमी की तरफ जाकर, ये है आदित्य कुंद्रा, मेरे डैड। और फिर आगे ये है बबीता कुंद्रा, मेरी मॉम। और फिर आगे ये है कृतिका कुंद्रा, मेरी छोटी बहन, शी इज माई डॉल। अनन्या ने बस स्माइल की और आगे जाकर सबके पैर छुए एक्सेप्ट कृतिका। सब लोगों ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर ऋषभ बाहर चला गया। बबीता कृतिका से बोली, बेटा जाओ, अनन्या को उसका रूम दिखा दो। फिर कृतिका अनन्या को अपने साथ लिफ्ट से 3 आरडी फ्लोर पर ले गई और रूम दिखाकर बोली,
थोड़ी देर में डिजाइनर आने वाली होंगी, आप अभी थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आज 2 फंक्शन है तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये कहकर कृतिका वहां से चली गई और अनन्या बस खामोशी से बेड पर जाकर लेट गई। वह कुछ सोच रही थी और अगले ही पल उसके आंखों के किनारे भीग गए। वही दूसरी तरफ नीचे ऋषभ कपिल के पास गया और उससे बोला, सिक्योरिटी बढ़ा दी? कपिल बोला, जी बॉस। कुछ देर बाद अनन्या के रूम का गेट नॉक हुआ। उसने गेट खोला। गेट पर कृतिका डिजाइनर के साथ खड़ी थी। कृतिका बोली, भाभी ये डिजाइनर है, आपको तैयार कर देगी। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता देना। करीब 2 घंटे बाद डिजाइनर अनन्या से बोली, मैम अब आप अपना फाइनल लुक देख लीजिए और क्या आप सेटिस्फाई है? अनन्या का तो इस शादी में ही कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस मजबूरन वह सबका कहना मान रही थी। डिजाइनर के कहने पर वह खड़े होकर अपना फुल लुक देखती है। अनन्या ने नेवी ब्लू कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना था, जिसका अपर स्पार्कल और नीचे सिंड्रेला गाउन था, और गले में डायमंड नेकलेस जिसके बीच में ब्लू कलर का नीलम लगा हुआ था, कानों में शॉर्ट ईयररिंग, हाथ में डायमंड ब्रेसलेट, बालों को कर्ल किया हुआ था और चेहरे पर लाइट मेकअप था। इन सबके साथ वह बिल्कुल रियल वाली प्रिंसेस लग रही थी। डिजाइनर फिर से बोली, मैम आर यू सेटिस्फाई विद इट? अनन्या ने बस सर हिला दिया और फिर वह डिजाइनर वहां से चली गई। अनन्या ऐसे ही खामोशी से मिरर में खुद को देख रही थी। खुद को देखते हुए ही उसकी आंखें नाम हो जाती है। कुछ देर बाद अनन्या के रूम का गेट खुला और कृतिका रूम में आते हुए बोली, भाभी चलिए मुहूर्त का टाइम होने वाला है। ये कहते हुए ही वह बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि तब तक अनन्या खड़ी हो गई थी और आंखें फाड़े हुए अनन्या को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। और फिर आगे बोली, भाभी आप कितनी सुंदर लग रही हो। फिर छेड़ते हुए, जब मेरा ये हाल है तो भाई का क्या होगा? भाई का तो चुप कर बेशर्म, तू क्यों उसको परेशान कर रही है? कृतिका की बात को बीच में ही काटते हुए बबीता जी बोली, क्योंकि वह भी अनन्या को लेने ही आई थी। बबीता जी आकर पहले अनन्या की बलाए लेती है और फिर दोनों अनन्या के इर्द गिर्द होकर उसे नीचे ले जाती है। वह अनन्या को सिर्फ एक सेकंड फ्लोर तक ही लिफ्ट में लेकर जाती है, फिर वहां से ग्राउंड फ्लोर तक सीढ़ियों से लेकर जाते हैं। ऐसी कृतिका की डिमांड थी अपने भाई की शादी में। थोड़ी अजीब सी है न उसकी डिमांड? यस आई अग्री, खैर है तो है। अनन्या जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तभी ऋषभ की नजर उस पर ठहर जाती है। वह फोन पर किसी से बात कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ अनन्या की ब्यूटी थी। वह उसे देखते हुए ही धीरे से बोला, जस्ट लाइक अ रियल प्रिंसेस, माय प्रिंसेस। ये सुनकर दूसरी तरफ से कोई बोला, हम्मा व्हाट? तभी ऋषभ बीच में ही बोला, आई टॉक टू यू लेटर। ये कहकर उसने फोन कट कर दिया। तब तक कृतिका और बबीता ने अनन्या को स्टेज पर ले जाकर बैठा दिया था। तभी कृतिका झुककर धीरे से अनन्या के कान में बोली, देखिए मैंने कहा था न, भैया की तो नजरें ही नहीं हट रही तुमसे। ये सुनकर अनन्या की नजरें खुद ब खुद ऋषभ पर चली गई, जो खुद उसे ही देख रहा था। उसने इस वक्त ब्लैक कस्टम मैड सूट पहना हुआ था, जिसमें बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन अनन्या का इन सब से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए उसने बस एक नजर उसे देखा और फिर वापस से अपने ही में लग गई। ऋषभ ने उसे ऐसे देखते देख एक स्माइल की और फिर उसकी तरफ बढ़ गया। उसके पास जाकर अनन्या के पास बैठ गया और फिर थोड़ा धीरे से बोला, स्माइल। ये सुनकर अनन्या ने एकदम से उसे देखा और बदले में ऋषभ ने अपनी एक आईब्रो उचका दी, जैसे वह अपनी आंखों से ही उसे वार्न कर रहा हो।
अनन्या ने उसे देखकर एक जबरदस्ती की फेक स्माइल की, जिसे देख के ऋषभ के फेस पर एक जेन्युइन स्माइल आ गई। उन्हें ऐसे करता देख अमर जी को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उन्हें काफी सालों बाद अपने पोते के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान देखकर सुकून जरूर मिला, और वह अपने पोते के इस फैसले पर भी दिल से राजी हो गए। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया और बबीता जी अपनी रिस्ट वॉच में देखते हुए आदित्य से बोली, टाइम हो गया है। और फिर कृतिका एक थाली लेकर आई जिसमें 2 डेकोरेटेड रिंग बॉक्स में डायमंड रिंग्स रखी थी। कृतिका ने पहले थाल ऋषभ के आगे बढ़ाई, फिर ऋषभ ने उसमें से एक हार्ट शेप डायमंड रिंग लेकर अनन्या का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे पहना दी। फिर अनन्या की बारी पर अनन्या ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, तभी बबीता जी बोली, बेटा रिंग पहनाओ ऋषभ को। अनन्या ने भी रिंग लेकर ऋषभ को पहना दी और इसी के साथ दोनों की नजरें एक दूसरे से जा मिली। वह दोनों बिना किसी भाव के एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी क्लिपिंग की आवाज से दोनों का ध्यान टूटता है और फिर से बैठ जाते हैं। तभी कृतिका अनन्या के पास आकर बोली, भाभी चलो डांस करते हैं। ये कहकर वह उसे हाथ पकड़कर उठाने वाली थी, तभी बीच में ही अनन्या बोली, नहीं मुझे डांस नहीं करना, मेरा मन नहीं है। जिस पर कृतिका थोड़ी उदास हो जाती है। उसे यूं उदास होते हुए देखकर ऋषभ बोला, बेबी डॉल वह शायद थक गई है, तुम उदास मत हो, शाम को हल्दी सेरेमनी में कर लेना डांस। ये सुनकर कृतिका अनन्या से पूछती है, भाभी आप शाम को मेरे साथ डांस करोगे? उसे इस तरह होपफुल्ली पूछते हुए अनन्या हल्की सी स्माइल के साथ अपना सर हमें हिला देती है, क्योंकि अनन्या को वह काफी प्योर हार्टेड लगी थी और बाकी सबसे वह अभी इतने अच्छे से मिली नहीं थी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सब लोगों ने खाना खाया और सब चेंज करके शाम में हल्दी सेरेमनी के लिए तैयारी करने लगे। मेहमान ज्यादा नहीं थे, बस कुछ ढांस रिश्तेदार थे और ज्यादा लोगों इनवाइट नहीं करने का फैसला भी ऋषभ का ही था। शाम का वक्त, हल्दी सेरेमनी। सब लोग येलो कपड़ों में रेडी थे, क्योंकि थीम ही येलो थी। किसी ने येलो ड्रेस तो किसी ने साड़ी वगैरह पहन रखी थी, लेकिन सबने पूरे येलो कपड़े नहीं पहन रखे थे, मतलब सबने अपने येलो कपड़ों में कुछ ना कुछ दूसरे कलर का पहन रखा था, एक्सेप्ट ऋषभ और अनन्या के। उन दोनों ने फुल येलो कलर का गेटअप लिया हुआ था। थोड़ी देर बाद सब लोग लॉन में थे, क्योंकि हल्दी सेरेमनी वही होती। पूरे लॉन को येलो फूलों, येलो बैलून और येलो लाइट से सजाया हुआ था। एक तरफ स्टेज था जिस पर एक सोफा रखा हुआ, उसे भी येलो फूलों से सजाया हुआ था और स्टेज के जस्ट बराबर में नीचे 2 बड़े बड़े पीतल के टब रखे थे जो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर में ही थे और उसमें पटले थे जिस पर बैठना था। वहीं पर ऋषभ अपने बाबा से कुछ बात कर रहा था कि तभी उसकी नजर मेन गेट की तरफ जाती, जहां पर कृतिका अनन्या को लेकर आ रही थी। अनन्या ने इस वक्त येलो क्रॉप टॉप लहंगा पहना हुआ था जिसकी स्लीव्स नहीं थी, बस कोटी से जॉइंट हुई 2 नेट की डोरी आगे पीछे से दोनों शोल्डर पर आकर आपस में बंधी हुई थी और नी घुटनों तक लटकी हुई थी, जिसमें उसका ऑलमोस्ट पूरा हाथ विजिबल था और उसने फ्लोरल ज्वेलरी, लाइट मेकअप किया हुआ था, जिसमें वह काफी सुंदर लग रही थी। ऋषभ की नजरें उस पर जमी हुई थी कि तभी कृतिका उसके सामने चुटकी बजाती है, जिससे उसका ध्यान टूटत है। ऋषभ ने भी व्हाइट पाजामे पर फैशनेबल येलो कुर्ता पहन रखा था, जिसकी नेक पर एक साइड डिजाइन था। वह काफी हैंडसम लग रहा था। कुछ देर बाद वह लोग स्टेज पर बैठे होते हैं और बबीता जी उन दोनों की साथ में नजर उतार रही थी। नजर उतारने के बाद वह जैसे ही पीछे उनकी नजर एंट्रेंस पर चली गई और तेज आवाज में बोली, दीदी। ये सुनकर सबने एक नजर उन्हें देखा, फिर उनकी नजरों की डायरेक्शन में और सबक चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि गेट पर इस वक्त सुनीता जी खड़ी थी
और वह स्टेज के तरफ ही आ रही थी। उनके साथ एक 22 साल लड़का और 19 साल की लड़की भी आ रही थी। सुनीता जी और उस लड़के ने सबसे पहले आकर सब लोगों के पैर छुए और फिर स्टेज की तरफ देखा, लेकिन ऋषभ ने उन्हें कोई रिस्पांस नहीं दिया और अपना फोन यूज करने लगा। तभी बबीता जी बोली, दीदी नाराज है वह आपसे। आप तो जानती ही है वह आपसे बहुत प्यार करता है और फिर भी आप उसकी शादी में इतना लेट आ रहे हो। इस पर सुनीता जी बोली, आई नो, और इसीलिए मैं अपने भतीजे को खुद मनाऊंगी। ये कहकर वह स्टेज की तरफ बढ़ गई और ऋषभ के पास आकर बोली, इतना नाराज हो कि बात भी नहीं करोगे। बदले में ऋषभ ने बस आई रोल कर दी। इस पर सुनीता जी हल्का सा मुस्कुरा करा दी। फिर आगे बढ़कर ऋषभ के हाथ से फोन लेकर उसे हग कर लिया। फिर बोली, बेटा मैं तुम्हारे फूफा सा की वजह से लेट हो गई क्योंकि उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। ये सुनकर ऋषभ अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, मैंने ड्राइवर भेजा था आपको लेने तो। इस पर सुनीता जी मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मैं तुम्हारे फूफा सा से बहुत बहुत प्यार करती इसलिए मैं उन्हें अकेले छोड़कर नहीं आ सकती थी। ऋषभ बोला, व्हाटएवर। और फिर वह अनन्या से मिली और फिर ऋषभ ने उस लड़की और लड़के को देखा। तभी वह लड़की अचानक से बोली, भाई मुझे ऐसे मत देखिए, मेरा भी सेम रीजन है। और ये कहते हुए उसने जल्दी से आकर ऋषभ को हग कर लिया। फिर वह लड़का भी ऋषभ को हग करते हुए बोला, यार मैंने तुझे फोन पर ही बता दिया था कि मेरे लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम थे, तो बस आज दोपहर ही आया हूँ लंदन से। फिर कृतिका भी उन लोगों से मिली और बोली, लुशी, विहान भैया आप अब आ रहे हो, मैं कल से आप लोगों का वेट कर रही थी। फिर वह उन दोनों अनन्या से मिलवाती है। ऐसे ही वह लोग आपस में बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद विहान माइक लेकर बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते ही है कि आज मेरे दोस्त यानी मेरे भाई और भाभी की हल्दी सेरेमनी है, तो उन लोगों के लिए एक हल्दी डांस तो बनता ही है। इसी के साथ एक हल्दी सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। इन लिरिक्स के साथ विहान, खुशी और कृतिका आते हैं और फिर अमर की तरफ इशारा करके साथ में डांस करते हैं। आबरा का डाबरा, मोरा संवरा है बावरा, धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा। फिर आगे की लिरिक्स के साथ किशोर शेखावत, ऋषभ के फूफा सा, अपनी पत्नी सुनीता के साथ में डांस करते हैं। बरेली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर लचकाए तो लाखों गिर जाए। फिर आगे की लिरिक्स में सुनीता जी किशोर की तरफ इशारे करके डांस करती है। काहे मारे रे ताना, क्यों बनता है स्याना, ना मैं तेरी गुजारिया, ना तू मेरा दीवाना। फिर आगे की लिरिक्स पर फिर से खुशी, विवान और कृतिका डांस करते हैं। स्वीटी तेरा हॉय, स्वीटी तेरा ड्रामा, मचा दे हंगामा, लड़ाए जो नजरिया, जुलम होई गवां। आगे की लिरिक्स पर आदित्य जी बबीता जी की तरफ इशारे करके उनके साथ में डांस करते हैं। हाँ तेरे है दीवाने, तू माने या न माने, अरे सुन ले गुजारिया, बालम हुई गवां। इन लिरिक्स पर बबीता जी आदित्य की तरफ इशारे करके गाते हुए डांस करती है। करो जी न हल्ला, है देखे मोहल्ला, मिले क्या तमाशा दिखा के ऋषि और कृतिका आगे की लिरिक्स के लिए ऋषभ और अनन्या को स्टेज से लेकर आते हैं और इन लिरिक्स को अनन्या को गोल गोल घुमाकर गेट हुए डांस करता है। थमा दो जी पल्ला, ना समझो निठल्ला, मुझे प्यारी भाषा सीखा के इन लिरिक्स को अनन्या गुस्से में गाते हुए ऋषभ को देखते हुए डांस करती है। काहे मारे रे ताना, क्यों बनता है स्याना, न मैं तेरी गुजारिया, न तू मेरा दीवाना। फिर सब लोग साथ में इन लिरिक्स पर डांस करने लगते हैं। स्वीटी तेरा हॉय, स्वीटी तेरा। म्यूजिक। विहान एक हल्दी गीत लगा देता है। इसी के साथ हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है।
हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन महकाओ रे। बबीता और सुनीता ने उन दोनों को उस पीतल के टब में बैठाया और फिर आगे की लिरिक्स के साथ सबसे पहले बबीता जी आगे आकर हल्दी लगाती है। बन्नी हमारी चांद का टुकड़ा, फूलों जैसा है बन्नी का मुखड़ा। मुखड़ा सजाओ रे, कंचन बनाओ रे, बन्नी का गोरा बदन महकाओ रे। फिर आगे की लिरिक्स के साथ सुनीता जी हल्दी लगाने आती है। बन्नी की बहिया फूलों की डारी, नाजुक नाजुक बन्नी हमारी। जूड़ा सजाओ रे, गजरा लगाओ रे, बन्नी का गोरा बदन महकाओ रे। फिर खुशी, कृतिका और विहान और बाकी सब लोग भी बारी बारी से आते हैं हल्दी लगाने के लिए। बन्नी हमारी नाजों से पाली, भैया की वह राज दुलारी। दुल्हन बनाओ रे, नजर उतारो रे, बन्नी का गोरा बदन महकाओ रे। सबने बारी बारी से दोनों को शगुन की हल्दी लगाई और उसके बाद रस्म के अनुसार ऋषभ और अनन्या के ऊपर रोज पेटल वाला हल्दी का पानी डाला गया। लगभग 1 से 2 घंटे बाद अनन्या अपने रूम के बाथरूम में थी और वह अभी भी अपने हल्दी के गेटअप में थी। तभी ऋषभ बाथरूम का गेट खोलकर अंदर आया और उसके हाथ में हल्दी का बाउल था। अचानक से उसके इस तरह आने से अनन्या घबरा गई थी और वह अटकते हुए कहती है, ये आप यहाँ क्यों आए हैं? उसके इस तरह से पैनिक करने पर ऋषभ बोला, काम डाउन, जस्ट रिलैक्स। फिर हल्दी का बाउल प्लेटफॉर्म पर रखकर बोला, मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें हल्दी लगाने आया हूँ। अनन्या बोली, लेकिन हल्दी तो हो गई। ऋषभ सर हिलाते हुए बोला, हाँ हल्दी तो हो गई है लेकिन अभी अधूरी हुई है। फिर अपने हाथ की 2 उंगलियों पर हल्दी लेकर उसके दोनों गालों पर लगाकर उसके गालों से अपने गाल रब करके बोला, नाउ इट्स कंप्लीट। उसके ऐसा करने से अनन्या की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी। उसका ऐसा रिएक्शन देख ऋषभ स्माइल करते हुए बोला, नाउ यू कैन चेंज। ये कहकर वह चला गया। उसके जाने के बाद अनन्या ने एक राहत की सांस ली। फिर थोड़ी देर में फ्रेश होकर सीधे बेड पर लेट गई। लेटने के साथ ही उसको जल्दी नींद आ गई थी क्योंकि एक ही दिन में 2 फंक्शन की वजह से वह काफी थक गई थी और रात भी काफी हो गई थी। अगली सुबह रात को देर रात में सोने की वजह से सब लोग देर से उठे थे एक्सेप्ट ऋषभ। वह जल्दी उठकर सुबह में ही किसी काम से बाहर चला गया था। देर से उठने के बाद सब लोग काम पर लग गए थे क्योंकि आज मेहंदी थी। भले ही रात को थी लेकिन काम तो बहुत होते हैं न, इसलिए सब लोग मिलकर कर रहे थे। कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ, सिवाय अनन्या के। आखिरकार वह ब्राइड थी, उसे सब लोगों ने आराम के लिए बोला था और वैसे भी वह मॉर्निंग पर्सन नहीं थी इसलिए आराम कर रही थी। विहान सारी डेकोरेशन देख रहा था क्योंकि कल हल्दी की वजह से लॉन पूरा येलो दिख रहा था जो अब मेहंदी के लिए वो चेंज करा रहा था। काम करने के बाद सब लोग एक साथ लंच करते हैं और अनन्या का लंच भी उसके रूम में ही भेज दिया था। अब तक ऋषभ भी आ गया था और वह भी लंच करने के बाद स्टडी रूम में चला गया था। ऐसे करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला और फिर सब लोग मेहंदी के लिए तैयार होने चले गए। अनन्या को भी डिजाइनर ने तैयार कर दिया था। रात का वक्त मेहंदी रस्म भी लॉन में ही होनी थी इसलिए उसे फिर से पूरा मेहंदी के लिए ग्रीन और ब्लैक कलर में ही डेकोरेट किया गया था और मेहंदी की थीम भी डार्क ग्रीन और ब्लैक थी इसलिए सबका गेटअप भी ऐसा ही था। अनन्या ने डार्क ग्रीन कलर के लहंगे पर ब्लैक स्पार्कल ऑफ शोल्डर कोटी पहनी हुई थी। डार्क ग्रीन डायमंड ज्वेलरी और बालों का फ्रेंच बन बनाया हुआ था। उस पर स्मोकी आई मेकअप और वाइन लिपस्टिक में अनन्या बवाल लग रही थी। ऋषभ ने भी डार्क ग्रीन इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था। कुछ ही देर में कृतिका और ऋषि अनन्या को लेकर आती है और ऋषभ की हालत ही खराब हो जाती है। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ एक अलग ही लुक था अनन्या को देखते हुए और फिर धीरे से बोलता है,
मैं लोगों को मारता हूँ और मेरी रॉयल प्रिंसेस लगता है मुझे मार डालेगी अपने इन नए नए लुक्स से। फिर थोड़ी देर बाद अनन्या और ऋषभ दोनों स्टेज पर बैठे थे और अनन्या के हाथों पर मेहंदी लग रही थी। तभी मेहंदी लगाने वाली अनन्या से उसके हस्बैंड का नाम पूछती है। ये सुनकर ऋषभ जो विहान से बात करने में बिजी था, अचानक से उसके कान अनन्या का जवाब सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी अनन्या चिढ़ते हुए उससे कहती है, क्यों आपने गेट पर नहीं देखा या इनविटेशन कार्ड पर इतना बढ़ा बढ़ा नाम नहीं देखा जो आप मुझसे पूछ रही है। जिसे सुनकर ऋषभ हैरानी से उसे देखता है, क्योंकि उसने अनन्या से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वह डिजाइनर फिर लाचारी से ऋषभ को देखती है। ऋषभ वही थाली में रखे कॉर्न में से एक कॉर्न उठाकर अनन्या का हाथ अपने हाथ में रखकर उसकी हथेली पर खुद मेहंदी से आके लिख देता है। इसी के साथ क्लिक की आवाज आती है। विहान ने अपने फोन में उन दोनों की पिक्चर ले ली थी और बाकी सब लोगों के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। फिर सब लोग डांस करते हैं और कुछ देर और ऐसे ही फंक्शन चलता है और फंक्शन के बाद सब लोग अपने रूम में जाकर चेंज करके सो जाते हैं। अनन्या भी चेंज करके बेड पर बैठी हुई थी, क्योंकि दिन में इतना ज्यादा आराम करने की वजह से उसे अभी नींद नहीं आ रही थी। वह बस अपनी मेहंदी को निहार रही थी, खासकर आरके को जिसे ऋषभ ने खुद बनाया था। और फिर ऐसे ही देखते देखते उसे भी नींद आ जाती है।